हेलो फ्रेंड्स, हमारा पंजाब पीएससी 2015 का पेपर कंटिन्यू चल रहा है। 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट 51 से स्टार्ट करते हैं। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन वी में जो है बहुत सारे हैं, V1 है, V2 है, ऐसे करके V2 तो नहीं, V3 है, V5 है, ऐसे आप पढ़ते हो ना। तो जीरोप्थैल्मिक विटामिन, एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन ए को किसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है? विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला जाता है। सुश्रुत के अनुसार आलेप के भेद कितने हैं? तो आचार्य सुश्रुत ने आलेप के 3 भेद बताए हुए हैं। कौन से? प्रलेप, प्रदेह और आलेप। और ये भी याद करा था हमने कि रक्त पित्त व्याधियों में यूज किया जाता है, ये वात कफज व्याधियों में यूज किया जाता है। रस कर्पूर का प्रयोग निर्दिष्ट है फिरंग उपदंश दोनों में। तो एक बार इसको आप भैषज रत्नावली की बुक उठा के देखना कि रस कर्पूर का फलश्रुति उपदंश भी है क्या, एक बार देख लीजिएगा। इसमें तो क्या आंसर दिया है? दोनों दिया है ना, फिरंग उपदंश दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। पारद के यौगिक दोष कितने होते हैं? तो पारद के जो नैसर्गिक दोष हैं, नैसर्गिक दोष को ही प्राकृतिक दोष कहा जाता है। नैसर्गिक प्राकृतिक 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विष, वहनी और मल। यौगिक दोष जो है कितने होते हैं? 2 है। यौगिक को ही हम व्यापारिक भी बोलते हैं। व्यापारिक यौगिक कितने होते हैं? 2। नागुर वंग का भी बात है कि इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और औपाधिक दोष, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सप्तकंचुक दोष। सप्त 7 ही है। कौन कौन से? परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांशी, ये 7 होती है। लवण भास्कर चूर्ण के प्रयोग में लवण कितने होते हैं? तो लवण भास्कर में 4 लवण होते हैं। कौन सा लवण नहीं होता है? 5 लवण में से औद्भिद लवण नहीं होता है। कौन सा मुख्य घटक होता है? तो सामुद्र लवण मुख्य घटक होता है। किसकी भावना दी जाती है? नींबू स्वरस की भावना दी जाती है। कहाँ प्रयोग करते हो? अग्निमांध में प्रयोग करते हो। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लवण भास्कर से जितने क्वेश्चन बनेंगे हमने सारा उसको पढ़ लिया है। ठीक है, अगला है चत्रदत्त के अनुसार चित्रकादिवटी का रोग अधिकार क्या होता है? तो चित्रकादिवटी तो इन्होंने भी ग्रहणी बोला है और आचार्य चरक ने भी ग्रहणी ही बोला था, है ना। ग्रहणी होता है। पूछा जाता है किसकी भावना देते हैं? तो मादा का चित्र हमारा एक कोड था। मादा का चित्र मतलब माँ से हो जाएगा मातुलुंग स्वरस, दा से हो जाएगा दाड़िम। मातुलुंग और दाड़िम स्वरस की भावना दी जाती है। रोग अधिकार इसका ग्रहणी है। प्रयोग कहाँ करते हो? ग्रहणी में भी करते हो और अग्निमांद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दीपन का काम करता है। पूती घ्राण की चिकित्सा की जा सकती है। नस्य, धूमपान, कर्ण पुराण या दातुन। तो पूती नस्य में हम धूमपान करते हैं। किस रोग में पंचकर्म नहीं करना चाहिए? निषेध है तो सभी लोग जानते हैं। उरुस्तव में पंचकर्म का निषेध होता है। इसको पंचगुणातीत बोला है। पंचगुणातीत इसको बोला है। और पंचकर्म, कर्म टर्म आएगा गुणातीतम। पंचकर्म गुणातीतम कुष्ठ के लिए आया है। मतलब क्या होता है पंचगुणातीत का? मतलब उरुस्तव में पंचकर्म नहीं करते हैं, मतलब फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पंचकर्मा में जो होता है समीपस्थ मार्ग से दोषों को बाहर निकालना एक सिद्धांत है। अमाशय में होगा तो वमन के थ्रू निकाल दोगे, पक्वाशय में या पश्चिमानाशय में होगा विरेचन वस्ती के थ्रू निकाल दोगे। लेकिन अगर उरु प्रदेश में कफ और मेदा का जमाव है तो वहां से निकालने के लिए कोई समीपस्थ मार्ग नहीं होता है और उन दोषों को खींचकर कुष्ठ में लाना पॉसिबल नहीं होता। इस कारण से हम रुस्तम में पंचकर्मा नहीं कराते हैं। SgOT की मात्रा सॉरी किसमें बढ़ती है? डायबिटीज में, वायरल में और एसिडिटी में, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो MI होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उसमें SgOT की मात्रा बढ़ी हुई होती है। चरक के अनुसार श्रेष्ठ प्राणवर्धक। चरक सूत्र स्थान 27 में आपने पढ़ा होगा अहिंसा प्राणवर्धना नाम। ये अग्रह का नहीं है, सूत्र 25 का नहीं है, 27 में पढ़ा होगा। अहिंसा प्राण को वर्धन करता है। कफज में कितने होते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रमेय कितने होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं।
उनमें से कफज 10 होते हैं, पित्तज 6 होते हैं, वातज 4 होते हैं। कौन कौन से होते कभी आएगा तो बात करेंगे। ओज के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं भी। पूछा जाता है ओज का पर अपर डिवीजन किसने किया है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। चक्रपाणि ने पर और अपर डिवीजन किया, जबकि चरक ने तो ओनली पर ओज बताया। पर ओज का प्रमाण कितना होता है? अष्टबिंदु होता है। कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। इसका जो प्रमाण है अर्धांजलि होता है। और कहाँ रहता है? ये सर्व शरीर में रहता है, सर्व शरीर में रहता है। वात की प्रधानता रहती है रस में, मांस में, अस्थि में, मज्जा में। तो वायु कहाँ रहती है? अस्थि में रहती है। पित्त कहाँ रहता है? पित्त जो रहता है रक्त में रहता है ना, और स्वेद में रहता है। बाकी की सारी जो धातु है वहां पर कफ रहता है। ये आशय आश्रय भाव किसने बताया है? अष्टांग संग्रह वृद्ध भागवत ने बताया। सर्वप्रथम फिरंग रोग का वर्णन किसने किया है? तो फिरंग का विस्तार पूर्वक या सर्वप्रथम वर्णन पूछा जाए तो भाव प्रकाश ने किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो दालें हैं, शिंबी धान्य है, उनका निषेध कहाँ होता है? हमारी जो दालें होती है ना, वायु को प्रकोपित करने वाली होती है। तो वायु अगर प्रकोप होगी तो शूल होगा। इस कारण से हमको शूल में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। किसमें? यूरिक एसिड की मात्रा, ये भी बहुत रिपीटेशन में क्वेश्चन आया है। यूरिक एसिड की मात्रा गाउट में बढ़ जाती है ना। तो गाउटी अर्थराइटिस में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। मल व मूत्र के डिसइंफेक्शन के लिए क्रूड फिनॉल की मात्रा कितने लीटर होती है? 100 मिली, 50 मिली, 200 मिली या 500 मिली। तो जो मल और मूत्र को डिसइंफेक्टेंट करना है उसमें 100 मिली मात्रा होती है फिनॉल की। व्योषादि गुटिका का व्योष मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, व्योष मतलब होता है त्रिकटु, है ना। त्रिकटु में सोंठ मरीच पिपली आता है। तो व्योषादि में भी जो मुख्य घटक है वो क्या है? सोंठ मरीच पिपली मतलब शुंठी। यहाँ पे शुंठी दिया हुआ है। किसमें प्रयोग किया जाता है इसका? तो इसका जो प्रयोग है प्रतिशय और पीनस में किया जाता है। लिख लो, रोग अधिकार जो है प्रतिशय और पीनस में उपयोगी होता है। श्रमजन्य श्वास के वेग अवरोध से होता है। ओनली चरक का यहाँ पे देखना है। कुष्ठ, अर्ची, वमन या गुल्म। तो श्रमजन्य श्वास से गुल्म होता है, ओनली चरक ने बोला। सांस अगर बहुत ज्यादा थक गए हो, सांस फूल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गोली सी या फिर गुल्म सा है। और बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय का देखेंगे, उन्होंने 3 चीजों में गुल्म होना बताया। कौन सा? वा से लिख लो वाष्प, वा से लिख लो वायु। कौन सी वायु? अधो वायु। और श्वास हम जब लेते हैं तब भी तो वायु निकलती है ना, तो एक हो जाएगा श्वास। श्वास मतलब वही श्रमजन्य श्वास उसको बोल सकते हो, है ना, श्रमजन्य श्वास। तो याद हो गया, वाष्प, वायु और वास मतलब श्वास, वावा वाली चीजें आई हुई है। रोग जिसका कोई पूर्व रूप नहीं होता है तो वात, रक्त, ज्वर, वात व्याधि, विसर्ग। तो आपने पढ़ा है अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपमिति स्मृतम। तो वात व्याधि में तेषाम आएगा। ऐसे ही छत छीड़ में अव्यक्त रूपम, तस्य पूर्व रूपमिति स्मृतम। तस्य करके जो आता है वो किसका है? छत छीड़ का है ना। तो ऐसी 2 व्याधियां हैं जिनके पूर्व रूप होते ही नहीं है, वात व्याधि है और छत छीड़ है। सीरम बिलिरुबिन किस में बढ़ता है? गिलबर्ट डिसीज में, हॉटकिंस डिसीज में, वॉन मैरो डिसीज में और उपयुक्त सभी में। तो जो सीरम बिलिरुबिन होता है वो गिलबर्ट डिसीज में बढ़ जाता है। ठीक है। अगला है, चरक के अनुसार व्रण के उपक्रम कितने हैं? अभी अभी मैं आपको बता के आई हूँ, पिछले पेपर में 36 होते, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए थे। आयुर्वेद की कौन सी संहिता में अयस्कृति का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है? तो सबसे पहले कौन थे? चरक। सबसे पहले इन्होंने ही अयस्कृति का वर्णन किया हुआ है ना। तो सबसे पहले कहाँ मिलता है? चरक संहिता में मिलता है। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब होता है? तो देखिए, बिफोर 48 आवर्स कौन सा कहलाता है? फिजियोलॉजिकल। आफ्टर, सॉरी गलत लिख दिया, आफ्टर 48 होता है। आफ्टर 48 आवर्स फिजियोलॉजिकल और बिफोर 48 जो होता है पैथोलॉजिकल। अगर पहले हो जाए तो पैथोलॉजिकल रहेगा। कोड बना सकते हो, पहले होना पैथोलॉजिकल है। ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल कब होता है? जन्म के 36 आवर्स के बाद में। 48 नहीं दिया तो 36 ही मान सकते हो। रेटिनॉल किस द्रव्य में है? आमल की में, मेथी का, हरित की
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रेटिनॉल होता है वो किस में होता है, मैथिका में होता है। ठीक है, बाघभट्ट के अनुसार पक्षमसात रोग में मुख्यतः उपयुक्त औषधि है। तो पक्षमसात आंखों की बीमारी, आंखों के लिए पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं, तो पुष्प काशीस आपका आंसर हो जाएगा। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक नर्व किसकी ब्रांच है, तो हमारी जो वेगस नर्व होती है, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन होते हैं उन सभी को वेगस नर्व सप्लाई करता है। मंडूक गति किस प्रकार की नाड़ी में पाई जाती है, तो सारा ही याद कर लो, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। वात में हम जो पढ़ते हैं जलौका के समान और सर्प के समान। देखो वायु, सर्प कैसे चलता है, बहुत तेज तो चलता है, धीरे मतलब इस टाइप से चलता है लहरा के, है ना। तो सर्प और जलौका। पित्त में कुलिंग, काक और मंडूक। देखो का वाली सी चीजें सारी यहाँ हो गई। हंस और पारावत, और कभी कभी मृत सर्प समान पूछ ले तो मृत सर्प भी यहीं पर होता है ना। सर्प नॉर्मल कहाँ पर, वात में, मृत सर्प यहाँ पे। सन्निपात मतलब झुंड, सारे दोष इकट्ठा हो गए तो यहाँ पे झुंड में कौन चलता है, लावा, तीतर और बतख चलते हैं ना झुंड में। तो लावा, तीतर, बतख चलते। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मंडूक, हमारा आंसर हो जाएगा पित्त। भूखा रहते समय मस्तिष्क को जरूरी होता है, क्या होता है, ग्लूकोज जरूरी होता है, तो ग्लूकोज है। हृदय प्रमुख है, किसका स्थान है भाई, आत्मा का, मन का, उज का, तो वाचा चरक ने इन सभी का स्थान क्या बोला है, हृदय बोला है। चरक के अनुसार वनस्पति का शीर कौन से ऋतु में संग्रह किया जाता है, तो अभी तो पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी, पूरा चरक का, सुश्रुत का, राजनिघंटु का शायद यूट्यूब पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने। तो शरद में हम 3 चीजों का संग्रह करते हैं, त्वक, कंद और शीर का। कैंसर विरोधी औषधि है। तिलपर्णी, दारुशीता, बन पलांडु। तो आप ये भी द्रवगुण के नोट्स में दिया, ये सारी जो औषधियां हैं ये क्या है, कैंसर के विरोध में रहती है। निसर्ग उपचार चिकित्सा सिद्धांत जो कि आयुर्वेद से सह संबंधित है, कैसा है, हेतु विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत या हेतु विपरीत। तो जो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है, निसर्ग उपचार जो होता है वो हेतु के विपरीत भी होता है, व्याधि के विपरीत अर्थकारी भी होता है, तो दोनों के विपरीत अर्थकारी उसको बोला है। हिम कल्पना में पानी और औषधि, ध्यान दीजिएगा, पहले जल पूछा है फिर औषधि पूछा है। तो एक कोड बताया था मैंने, क्योंकि ऑप्शन में 1:6, 6:1 भी है। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो 1:6 लगा दोगे, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले जल पूछा है उसके बाद औषधि पूछा है। तो एक कोड बना, ये भी यूट्यूब पर एक वीडियो डला हुआ है, पूरा उसमें जितना भी अनुपात होता है सारी भेषज कल्पना की औषधियों को बताया हुआ है। कोड क्या था, यकृषि लाक्षा, मतलब यवागु, कृष्णा, शीत, लाक्षा, क्षार, इन सभी में 1:6 अनुपात होता है। हमसे पानी और औषधि का पूछा था, इसलिए हमारा आंसर 6:1 रहेगा। चरण व्यू के मतानुसार आयुर्वेद का उपवेद है अथर्वेद। वैसे तो नॉर्मली आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद का जो उपवेद है अथर्वेद है, लेकिन चरण व्यू ने क्या बोला है, ऋग्वेद बोला है। ठीक है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रथम सलाहकार कौन है, सी द्वारिकानाथ, गणनाथ सिंह, गंगाधर, पीवी शर्मा। हिस्ट्री के नोट्स में दिया हुआ है और आपने ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार सॉल्व किया हुआ है। तो सी द्वारिकानाथ प्रथम सलाहकार है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था WHO, उसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी, 1948 को हुई थी। 6 रीजनल सेंटर बनाए गए थे हमारे यहाँ पर, कहाँ पर है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, हाँ, और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते, 7 अप्रैल को मनाते हैं। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स कौन सी वायु से संबंधित है, मतलब हमारा जो एब्डोमेन का जो खाना कोष्ठ का जो पचना वचना है वो कौन कराता है, तो समान वायु कराता है। अगला है एकोनिटम फेरोक्स का एंटीडोट। एकोनिटम फेरोक्स मतलब क्या होता है, वत्सनाभ। वत्सनाभ का एंटीडोट क्या है, टंकण है ना। चरक ने कौन सी व्याधि में विरेचन कर्म कराने को कहा है, अतिस्थूल, प्लीहादोष, मदात्य, नवजर। तो आप जब चरक सिद्धि स्थान का दूसरा चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आप पढ़ोगे कि कौन कौन से में नहीं कराया जाता है। तो अयुग्म वाला अच्छे से याद रखना, यहाँ पे बोला है कौन से में नहीं कराते हैं,
तो सेकंड एंड थर्ड नंबर का आंसर आपका सही होगा। प्लीहा दोष और मदात्म, अति स्थूल और नवज्वर में तो नहीं कराते हैं। इसके आंसर दो सही हैं। यहाँ पर कोई एक ही दिया हुआ है, दो सही है। यहाँ पर एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सी साध्य व्याधि नहीं है? तो मांस, हाँ, ज्वर की साध्य साधता आपने पढ़ी थी 4, 2, 1। शुरुआत की रस रक्त मांस मेद वाली क्या थी? साध्य थी। ये अस्थि मज्जा कृच्छसाध्य थी। शुक्रगत कैसा था? असाध्य था। ये आपने पढ़ा था, तो आपको शुक्रगत कैसी है? असाध्य है। बाकी आपने कुष्ठ में 3, 1, 3 पढ़ा है। 3 मतलब त्वक रक्त मांस वाली क्या थी? साध्य थी। मेद वाला याप है, और 3 जो है वो असाध्य है। ये किस में पढ़ा था? कुष्ठ में पढ़ा था। ये सब मैंने बताया हुआ आपको पहले। उड़प्पा कमेटी की स्थापना कब हुई थी? इसका भी पूरा कोड है भाई चोर। एक चोर आया था जिसने पंडित को दबा दिया, पंडित दबे। भाई चोर आया, पंडित को दबा दिया, तो किसी ने उनको आके उठा दिया। तो भाई चोर पंडित दबे, उठाया, और लास्ट में ब्याज सहित पूरा पैसा ले लिया। तो ब्याज करके आ जाएगा। तो भाई से हो जाएगा भोर, चोर से हो जाएगा चौपड़ा, पंडित से हो जाएगा पंडित, दबे से हो जाएगा दबे, उठाया से हो जाएगा उड़प, और ब्याज सहित पैसा लिया तो ब्याज हो जाएगा। काल याद कर लो। तो 45 से शुरू करना, 1945, 1946, इस 6 को उल्टा कर दो तो 1946 को उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। फिर 19 एक मिनट, कुछ आगे पीछे हो गया। हाँ, इधर से करना था काउंट, यहाँ से भाई से। 1945, 1946, पंडित में 1940 को उल्टा कर दो तो 9 हो जाएगा। दबे कैसे दब गए? 5 के ऊपर 5 का वजन रख दिया तो दब गए, 55 हो जाएगा। उड़ुप से 58 याद कर लेना, 58 हो जाएगा, और लास्ट में 1963 हो जाएगा। ठीक है, सारी कमेटी हमने याद कर ली है। हमसे पूछा था उड़ुप, तो 58 आंसर हमारा होगा 1958। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो था कब आया था? 1962 में। रिवाइज्ड कब आया? 90, इसको 6 को उल्टा कर दोगे तो 1992 में रिवाइज्ड करके आया था। इसी समय आयोडीन वाला प्रोग्राम भी आया था। स्तन कीलक का वर्णन किसने किया है? काश्यप ने। और सर्वप्रथम उसमें कौन सी चिकित्सा की जाती है? इसमें सबसे पहले घृतपान किया जाता है। और इसका क्रम क्या होता है चिकित्सा करने का? ये यूपीएससी 2020 के पेपर में पूछा गया था। कई बार मैंने इसको बताया हुआ है, आप प्रीवियस जाके देख सकते हैं। किस आचार्य ने योनि स्राव के रंग में शिशु की लिंग निर्धारण की कल्पना की है? तो काश्यप ने की है। कई बार पढ़े हो। अगर योनि से किंशुक के समान स्राव निकल रहा तो का से किंशुक, का से कन्या। किंशुक को पलाश भी बोलते हैं। और तंत्री वर्ण इसी को गुरुचि बोलते हैं, इसी को अमृता भी बोलते हैं। तो ये निकल रहा है तो क्या होगा? पुत्र प्राप्ति होगी। ठीक है। हारित के अनुसार बंध्या के भेद कितने हैं? तो हारित ने और बागभट्ट हारित ने 6 बताए हैं। रस रत्न समुच्चय ने कितने बताए हैं? 9। रस रत्न समुच्चय के 9 हैं। वसव राजी के 4 हैं। चरक के 3 हैं, और चक्रपाणी की 2 हैं। ये सारी पॉइंट आपको अच्छे से लिख लेना। निकुंज आकृति किसमें मिलता है? योनिकन में मिलता है। 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। प्रताप लंकेश्वर रस किसमें दिया है? प्रताप लंकेश्वर बड़ा डेंजरस था ना, सूती का ज्वर में दिया हुआ है ना। तो प्रताप लंकेश्वर डेंजरस ही है ना, तो सूती का ज्वर भी तो डेंजरस होता है। गर्भाशय में गर्भ की स्थिति क्या होती है? पृष्ठाभिमुखा, ऊर्ध्वशिरा, संकुचन, सारे के सारे के श्लोक में आए हुए हैं। उपरोक्त सारी पोजीशन यहाँ पर मिलती है। सोम रोग का स्राव कौन से मार्ग से निकलता है? तो सोम रोग योनि मार्ग, मूत्र मार्ग दोनों से नहीं निकलता, ओनली मूत्र मार्ग से निकलता है। विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया है? भाव प्रकाश ने किया है। ठीक है, तो ये हमारा पंजाब पीएससी 2015 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से पूरा का पूरा अपने को ऐसे ही पढ़ना है। काफ़ी कुछ मैंने आपको पहले बताया, 89% हो चुका है ना। तो ये आपको पूरा पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम के ऐप के कोर्सेस ऑप्शन में जाके मिलेगा, जहाँ पे पूरा यथावत
सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।